Hello guys, welcome to our channel Rebirth of My Jaan Part 2. Chapter 6 मृत्युंजय और विपुल की बहस. Follow the story Junction 01 channel on WhatsApp, URL. पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कैसे आर्य के भाई के गले लगे पर आर्य उसको पहचान जाती है कि उसका ये भाई हमें मृत्युंजय को किसी आदमी का करीब जाना आर्य के पास पसंद नहीं आया था. वही हार आस्था जी का था कई सालों बाद अपने डेट को देखकर. उनकी इमोशनल उनके आंखों से निकाल रहे थे आंसू के द्वारा. क्योंकि इतने सालों में कभी भी उनके डेट उनके पास नहीं है जिसे वह अपनी टाकली वही हर आस्था की कथा कई सालों बाद अपने डेट को देखकर उनकी इमोशनल उनके आंखों से निकल रहे थे आंसू के द्वारा क्योंकि इतने सालों में कभी भी उनके डेट उनके पास नहीं है जिसे वह अपनी तकलीफ बताओ कर सके. उनके फैमिली में इतना होते हुए भी मेंबर वह अपने आप को अकेला महसूस करती थी मगर आज अपने दादा को अपने सामने देखकर उनसे शिकायत करते हैं. बोले आप कहाँ गए थे दादा मुझे अकेला छोड़कर. पापा मैं आपके बिना कितने अकेले हुई थी. मिया आस्था जी के बटनों को सुनारों को गिफ्ट होता है जिसे उसे पता चलता है कि उसके भाइयों के ना होते हुए उसके मन अकेली थी जबकि वह तो उसके पास थी फिर भी वह अपने आप को अकेला मानते थे. मैं आस्था जी को देखते देखते उसके भी आंख की नाम हो जाती है. वह अपने भाई के गले लगाकर कहती है बाय आई सो मच मिस यू. वन त्रिशा और उसके मासी अरजीत को देखकर शॉक्ड क्योंकि इतने सालों में भी कभी वह इस महल यानी मल्होत्रा मेंशन में नहीं आया था मगर आज अचानक कैसे आए वही यह कंफ्यूजन लेकर त्रिशा की मासी शॉक्ड क्योंकि इतने सालों में भी कभी वह इस महल यानी मल्होत्रा मेंशन में नहीं आया था मगर आज अचानक कैसे आए वही यह कंफ्यूजन लेकर त्रिशा की मासिक दृश्य से पूछता है रहती है कि यह कैसा है तो त्रिशा छोड़कर कहते हैं मुझे क्या पता ऐसे पूछो जिससे मैंने इनवाइट किया और मुझे बताकर आया हूँ. मोहित त्रिशा का जवाब सुनकर आरती जी गुस्से रहती है कि लगता है उसे आर्य ने गला नैना का पड़ा है दिमाग तू तुम्हारा खराब हो गया. वहीं त्रिशा अपनी मासी के बटनों को सुनकर गुस्से से कहती है ये तो मैं भी कर सकती हूँ थप्पड़ आपको पड़ा दिमाग आपका घुटनों में चला गया है. मैं अभिजीत की आवाज सबको सुनाई दे तो अजीत जी पर चला कर कहते तुम्हें यहाँ किसने बुलाया भाई अपना डेट की बात को सुन. अजीत कुछ कहता उससे पहले अरे कहते हैं मैंने बुलाया है और क्या बार बार पर मीना कुमारी की तरह इतना है पूर्व जाते हैं. इतना गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक हो सके. कहानी सिंसेस ऊपर नीचे होगी तब कहीं भगवान को प्यार ना हो जाए. वहीं AR के बटनों को समझा मृत्युंजय इंटरेस्ट से उसकी बात तो सुन रहा था मैं अर्जित अपनी बहनों के ऐसे व्यवहार से बहुत ज्यादा शौक था क्योंकि कभी भी वह अपने टाइट से ऐसे बात नहीं करती थी. वही दीदी जी को ये पसंद नहीं आता का सबके सामने उनकी बेटी उनकी बेइज्जती कर वह आर्य पर चिल्लाते बोले तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है कि तुम अपने आपको ही करने पर तुली हुई और सबके सामने से बेइज्जत कर वहीं आ रहे उनको तंटट माठ हुए. कहती है कि आप भी तो वही क्रांतिकारी AR के बातों को समझा मृत्युंजय इंटरेस्ट से उसकी बात तो सुन रहा था मैं अर्जित अपनी बहनों के ऐसे व्यवहार से बहुत ज्यादा शौक था क्योंकि कभी भी वह अपने टाइट से ऐसी बात नहीं करती थी. वही दीदी जी को ये पसंद नहीं आता का सबके सामने उनकी बेटी उनकी बेइज्जती कर वह आर्य पर चिल्लाते बोले तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है कि तुम अपने आप को ही करने पर तुली हुई और सबके सामने से बेइज्जत कर वहीं आ रहे उनको टोंट मारते हुए कहती है कि आप भी तो वही कैटेगरी में आते हैं कि आपने भी तो वही किया तो पूरी कंपनी के सामने दादाजी को बेइज्जत करके पूरी कंपनी पर अपना हक जाता है तब वह भी दो कौड़ी की दो औरतें के लिए तो वही मैंने के साथ किया तो आप कैसे मेरे पर एक जाम लगा सकते हैं. वैसे आपके ही सिखाए संस्कार है जैसे को तैसा कोई. यह सुनकर अभिजीत जी के आंखें शर्म से झुक जाते. इनको याद आता है कि कैसे उन्होंने त्रिशा और आरती जी के कान पर सारे शेयर्स अपने दादा के से अपने नाम करवाने के लिए कंपनी में क्या किया था. मैं मीडिया वाले इन सब को तमाशा को रिकॉर्ड करने में लगे होते हुए आर्य सबको देखकर कहती है कि तमाशा खत्म हो चुका है तो आप यहां से जा सकते हैं. और हाँ फिर गोरा कर चिल्ला के मीडिया वालों की तरफ देखकर रॉकी को आवाज लगती है जो अरे का पर्सनल बॉडीगार्ड तुझे उसके बड़े भाई ने उसके लिए रखवाया था. आर्य मीडियम वालों की तरफ गुस्से से देख रॉकी उससे उसे से कहते हैं इन सब के कैमरे और जितने भी रिकॉर्डिंग है आगे यहाँ से बाहर ना जाने पर और जिसने भी यह गुस्ताखी करके बाहर रिलीज किया तो आर्य मल्होत्रा ने अरे जायसवाल से मिलेगा जो मासूम नहीं कल तक दिखाए अपनी वहीं आ रही है. सब कहने के बाद अपने कमरे में चला जाती है और रॉकी सबके कैमरे लेकर तोड़ देता है. वही मृत्युंजय शेरगिल के साथ अपने घर भेज देता है. मैं तुझे अपनी भी लाख के और मुड़ जाता है जहां पर मृत्यु हो जाए के मेला मेहर उसे जगह शांति थी पहले कहीं भी तुझे के कमरे में शांति ने उसके कमरे में कोई था जो सुकून से सो नहीं पाया था. वह था मृत्युंजय जो अपने बालकनी में खड़े होकर एक तक चंदत को दिखा वहीं आ रही है. सब कहने के बाद अपने कमरे में चल जाती है और रॉकी सबके कैमरे लेकर तोड़ देता है.
वही मृत्युंजय शेरगिल के साथ अपने घर भेज देता है। मैं तुझे अपनी भी लाख के और मुड़ जाता है जहां पर मृत्यु हो जाए के मेला में हर उसे जगह शांति थी पहले कहीं भी। तुझे के कमरे में शांति ने उसके कमरे में कोई था जो सुकून से सो नहीं पाया था। वह था मृत्युंजय जो अपने बालकनी में खड़े होकर एक तक चांद को देखकर जिसमें आर्य का अक्षय नजर आ रहा था, वह आग के आज के परिवार से कुछ ज्यादा प्रभावित हो गए जिससे उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वहीं और तुझे चांद को देखकर क्या आज तक तुमने पर ध्यान नहीं देना चाहता, मगर तुम्हारी हरकतों की वजह से आज मुझे तुम मुंह पर सिर्फ अब अपना हक चाहिए, किसी और का नहीं। तुम मृत्युंजय सीरियल की दीवानगी बन चुकी हो, जुनून बन चुकी हो। और वही इस बार सिगरेट पीते पीते यार यह सब बात कर रहा था मृत्युंजय आर्य के बारे में सोचते, तभी विपुल अंदर आगे रहते। क्या बोल रहे हो तुम? वही आर्य की बातों में गम मृत्युंजय वपु से कुछ ऐसा सवाल पूछता है जिससे वह शॉक हो जाता है। इम्पोर्टेंस नोट। हेलो फ्रेंड, आपको पता होगा ये स्टोरी को मैंने वह दिन से नहीं डर रही हूँ क्योंकि पॉकेट एफएम वालों ने बोला इस पर रेटिंग नहीं आ रही है, इसलिए हम इसको वह नहीं कर सकते। फिर भी आप लोग अगर चाहते हैं स्टोरी आगे कंटिन्यू हो तो आप इसको रेटिंग दे, क्योंकि रेटिंग के बिना कुछ नहीं सकता। और वैसे भी स्टोरी 30,000 पूरे होने वाले हैं। रेटिंग दोपहर के 3:20 के आसपास होने चाहिए, 2 हफ्तों में हो जानी चाहिए। अब आगे। मृत्युंजय का रूप। वही विपुल मृत्युंजय के ऐसे अचानक सवाल पूछे जाने से संभव शॉक में आ चुका था। कुछ देर में खुद को नॉर्मल करने के बाद विपुल मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, आर यू मैड? पागल हो गए हो क्या? क्या ये पागलपंती लगा रही है? पहले तुम्हें वह चाहिए, नहीं तो अब तुम उसे कैद करने की सोच रहे हो। अपने प्यार में तो भूल जाओ, मुझे लगता नहीं है तुम्हारे ऐसे करने से हो। तुम्हारे प्यार में क्या तुम्हारे आसपास पेट में भटकने देगी? अब तुम प्यार करो ना जिसे वह तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा पागलपन जुनून दिखे रहा है जो तुम्हारे एक पर लगाया आरों की वजह से। क्योंकि तुम जो लड़की तुम्हें जो इतना प्यार परवाह और इतना भाव देती थी पहले, अब तुझे उसकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि मृत्युंजय तुम्हें उसके इन सब चीजों की आदत होगी। अगर अब तुम उसके साथ प्यार का खेल खेल के उसको दर्द पहुंचाओगे तो ये गलत बात होगी, क्योंकि पहले तुम ही जाते थे तुम्हारे आसपास भी ना भटके, अब वह कर रही है जैसे तुम चाहते थे। तो अब तुम उसे दर्द पहुंचाने के लिए ऐसा करोगे या अपने पागलपन में ऐसा करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो। जो ये तुम्हारे अंदर है ना, जो गुस्सा आ रहा है, अब तू अपने गुस्से के चलते सही गलत सोच नहीं पा रहे, इसलिए ठंड से दूर रहे। अब की क्यों? मृत्युंजय अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है विपुल से, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा था। अगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी हर बार बकवास सुन लूंगा। आइंदा मेरे सामने बकवास करने से 100 बार सोचना, कि तुम जानते हो मेरे सामने जो बोलना है उसे जिंदा छोड़ना नहीं, दर्दनाक मौत देता हूं और जो मैं करना चाहता हूं वह मैं करके रहूंगा। भले ही वह लड़की मुझे इग्नोर कर रही है, दूर जाने की कोशिश करे, मगर अब ऐसा नहीं हो सकता। उसने खुद ही यह गलती की है, मुझे अपने प्यार में नहीं, सॉरी प्यार नहीं, जुनून में और अपनी हरकतों का दीवाना जो बनाया। अब ये जुनून और दीवानगी जब उसके यह मेरा फितूर बन गई है जो किसी के रोकने से नहीं रुकेगी, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए। अब मैं उसे अपना बनाकर रहूंगा, वह सिर्फ अब मेरी है, सिर्फ मेरी। आर्य मल्होत्रा सिर्फ मेरी है। ऊपर अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके कहता है, तू पागल हो गया? वह तेरी थी, अब नहीं है। तूने ही को बताया था ना मुझे पार्टी में जब तू उसे कमरे से आया था, याद कर तूने उसे क्या कहा था? तूने ही कहा था तू वह तेरी जिंदगी से चली जाए क्योंकि तुझे प्यार नहीं करता। जो तेरे पीछे थी तब कितनी दुखी रहती है जब तू उसको प्यार से, क्या तू बोल भी नहीं बोलना था? इंसानियत के नाते कुछ करता भी नहीं था? लोग उसकी शर्ट करते थे तेरे सामने, तब भी तू नहीं बोलना। राज तू का रहा है तो तेरी है, सिर्फ ये तेरा पागलपन है जो तेरे सर पर चढ़ के नाच रहा है। एक दिन ये जुनून दीवानगी हाथ से गुजर गई ना तो समझ लेना, तो अपनी सोचने समझने की शक्ति को देगा। और मैं जहां तक तुझे जानता, तुझे उससे प्यार नहीं हुआ है। तू बस अपने एक के चक्कर को सेटिस्फाई करने के लिए तू उसकी जिंदगी को अब जानू बनाने की सोच रहे तो भूल जा, क्योंकि वह पहले वाली आलिया नहीं है जो तेरे हर दर्द हर बेइज्जती को सहेली की समझ में आए तो सोच ले, क्योंकि वह अब पहले जैसी नहीं है। तू नहीं उससे हर रिश्ते हर नाई तोड़ने को कहा था, तू नहीं कहा था वह तो तेरे से कोई मायने नहीं रखती। तू नहीं उसे उसके बर्थडे के दिन पर क्या सुनाई था, आज याद है ना ये? जब उसने तुझे कहा था कि वह तुझे प्यार करती है, क्या उस सवाल नहीं पूछा था कि तू उससे प्यार करते? तब तूने क्या कहा था? तुझे प्यार नहीं करता तब उसने तुझे पूछा था ना, तुझे सवाल किया थे ना तू क्या चाहता है, तो तूने क्या कहा था? याद है कि तू यही चाहता है कि वह उसकी जिंदगी से दूर चली जाए। अब वह जा रही है तो तुझे अब दर्द क्यों हो रहा है? कहीं ये दर्द नहीं तेरे दिल का ईगो? जब उसने तुझे कहा था कि वह तुझे प्यार करती है, क्या उस सवाल नहीं पूछा था कि तू उससे प्यार करते? तब तूने क्या कहा था तुझसे
प्यार नहीं करता तब उसने तुझे पूछा था ना, तुझे सवाल किए थे ना तू क्या चाहता है, तो तूने क्या कहा था, याद है कि तू यही चाहता है कि वह उसकी जिंदगी से दूर चली जाए। अब वह जा रही है तो तुझे अब दर्द क्यों हो रहा है? कहीं ये दर्द नहीं तेरे दिल का एक है, तेरे अंदर का मैं एक, जो तुझे ये समझने से रोक रहा है। कोई लड़की तुझे जो इतना प्यार करती थी, तुझे प्यार के लिए दीवानी थी, पागल थी, आज अचानक से बदला कैसे गई तू? इसलिए उसकी जिंदगी में, उसके लाइफ में अब दखल देने की कोशिश कर रहा है तो गलत तेरे सोच मृत्युंजय। जब तेरे दादाजी ने तेरी शादी उससे फिक्स की थी कि जब बड़े होते होते से शादी करेगी, तब तूने घर में कितना तमाशा किया था, यहाँ तक कि खिलाफ जाकर यहाँ अपने मेला में यहाँ रहने आ गया था। क्या गलती थी उसकी, यही क्यों प्यार करती थी? अब तू ही देख उसके साथ, क्या उसके घर में फिर भी अपने जैसे डेट से प्यार करती थी वैसे तुझे प्यार करती तुम दोनों नहीं? उसके फीलिंग को दर्द दिया चोट पर जय, अब बताओ ऐसे फीलिंग्स का क्या करेगी जब उसे हर बार दर्द सहना पड़े? तुम उसका प्यार था और उसके रियल डेट उसके फीलिंग को दर्द दिया चोट पर जय, अब बताओ ऐसे फीलिंग्स का क्या करेगी जब उसे हर बार दर्द के बाद भी वह हमेशा तुम दोनों को चुना? तो मैं प्यार किया तुम्हारी केयर की, तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही, पर त्रिशा और उसकी आरती शुक्ला के लिए जो तुम्हारे अंदर केयर और अपर्व और आधार जो उसकी के लिए थी, वह कभी तुमने आंटी के लिए नहीं की। हमेशा उनके होने के बाद भी अपने तुमने हमेशा उन दोनों माँ बेटी का साथ दिया, तो कैसे बर्दाश्त करेगी? इंसान के खाद होती है बर्दाश्त करने की, अगर वह टूट जाए तो इंसान बिखर जाता है। जब इंसान भी करता है तो अपने जख्मों को कुवैत के वह ऐसा बना जाता है कि कोई उसे दर्द ना दे पाए, ना चोट पहुंचा पाए, और आजार की वह हद पार हो चुकी है। तुमने देखा नहीं कैसे उसने अपने दादा से बात की, जहां वह उनसे इतना प्यार करती थी, मगर आज उसने की ना, क्योंकि आज पूरी टूट के बिखर गई है। वह खुद को बदल रही है, अपनी माँ अपने भाइयों के लिए स्टैंड ले रही है, क्योंकि उसे पता है कि वह तुम लोगों को इतना प्यार कर ले, कितना भी परवाह कर ले, मगर अंत में तुम्हें साथ देना उन माँ बेटी का है। इसलिए उसने खुद के लिए वह लोगों को चुना जो उसके अपने हैं, उसे प्यार करते हैं, उसकी केयर करते, ना कि वह जो उसे हमेशा दर्द रहते। अभी भी वक्त, तुम संभल जाओ मृत्युंजय, उसके राह को छोड़ दो, उसे जीने दो अपनी जिंदगी। वह खुश रहेगी तो तुम्हें भी खुश रह सकते हो अपनी लाइफ में। मृत्युंजय इतनी देर से विपुल की बातों को सुन गुस्से से पागल हो गया था। वह अपने पास में पड़ा हुआ टेबल पर से आवाज उठाकर दीवार पर मारा के बोल, तू मेरा दोस्त है इसलिए जिंदा है, अगर अगली बार मेरे मामलों में दखल देने की कोशिश की तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ में आए? और मेरे जिंदगी मैं मुझे क्या करना है ये सरल देने वाला तू कोई नहीं होता। जब मैं वक्त आने पर अपने आप की नहीं सुनी तो तू कौन होता है मुझे सलाह देना? मेरा जो मान करेगा वह मैं करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करने या किसी की जिंदगी को अपने जिंदगी में शामिल करने के लिए कोई हद पार करने करें, वह हर हद पार करूंगा जो मेरे लिए जरूरी होगी। आर्य को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए कोई भी ताकत, कोई भी इंसान मुझे उसे अपने जिंदगी में शामिल करने से रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि खुद आर्य भी नहीं। और एक बात अब तो ध्यान से मेरी सुन, हाँ, यह मेरा फैसला था कि वह आर्य मेरे जिंदगी में नहीं आएगी, लेकिन अब उसे मेरी जिंदगी में शामिल होना होगा, क्योंकि यह मृत्युंजय शेरगिल का फैसला और उसका फैसला पत्थर की लकीर जो कोई नहीं बदल सकता। समझ में आई बात? और याद रहे, इस बारे में किसी को पता नहीं चलानी चाहिए, वरना तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मैं मृत्युंजय की बातों को सुन आज विपुल के दिल को ठेस पहुंचती है। पीपल शांति से उसे कहते, सही का ये तुम्हारी जिंदगी में होता कौन बोलते वाला भाई? विपुल की बातों को अपने गलती का एहसास होता है मृत्युंजय की, वह क्या अपने गुस्से में आज क्या बोल गया जिसे भी पल है हो गया उसका बचपन का दोस्त जिसे जान से बढ़कर था। मृत्युंजय की बाहर खिड़की के बाहर के नज़ारे को देखकर अपने मुट्ठियों को कस के कहता है, तुझे पता है मुझे सॉरी बोलना नहीं आता, फिर भी मैं नहीं बोलूंगा, मेरी गलती है हो या ना हो, तुझे पता है तू मेरा दोस्त है, इतना जानता है तू। विपुल मृत्युंजय की बातों को सुन शांति से कहता है, मुझे पता है, तभी तुझे समझा रहा था, अब तुझे नहीं समझना तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, जो तुझे करना है कर, मगर एक बात याद रखना कि आर्य को है मत करना। अगर तुझे प्यार करता है, उसकी केयर करेगी, उसके लिए स्टैंड ले सकता है तो मेरे तेरे साथ हूँ। और अब तो वह एक करा डिजर्व भी करते, उसके साथ जिंदगी में इतना कुछ हो गया है, अगर वह एक प्यार डिजर्व करती है तो वह, अगर तू नहीं तो कोई और ही सही, अगर उसकी जिंदगी में वह प्यार लाने के लिए मुझे अपने दोस्त से भी दोस्ती करनी पड़े तो कोई बात नहीं, मैं करूंगा, क्योंकि मैं भी उसे अपनी बहन माना है तो भाई होने के फर्ज निभाऊंगा। चैप्टर 7 कृद्धन ओबरॉय का ऑब्सेशन, उसकी जान।
पिछले चैप्टर में अपने पढ़ा कि कैसे विपुल और मृत्युंजय के बीच में आर्य को लेकर बहस हुई थी, जहां विपुल मृत्युंजय को आर इमोशन से और उसके से दूर रहने को समझा रहा था, वहीं मृत्युंजय अपने जुनून और पागलपन की दीवानगी में आर्य के पास जाने को तैयार था, उसे अपना बनाने को। अब आगे त्रिशा के रूम में। त्रिशा गुस्से में पार्टी में आर्य के इतनी बेइज्जती के बाद त्रिशा गुस्से से अपने कमरे में आकर सामानों को तोड़ने फोड़ने लगती है और चिल्लाते हुए कहते उसे, जो कड़ी लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे त्रिशा यानी कि होने वाली इस एम्परर के मालकिन को सबके सामने बेइज्जती करने, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी, से कोई भी आज तक उसके बाद से नहीं बचा पाया है आर्य, तुम्हें भी चुकानी पड़ेगी, तुम्हें भी बर्बाद होना पड़ेगा। आरती शुक्ला चिढ़ते हुए त्रिशा को शांत करने और कहती है, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखना सीखो, तुम्हारे आज इस इमोशन के चक्कर में सारा खेल खत्म होते होते बचाए अभी भी थोड़ा है, हमारे पास वक्त है, हम इस वक्त तुम्हें चाहे कुछ भी कर सकते, उसकी के गई की सजा अरे को दे सकते हैं, अगर तुम अपने दिमाग और गुस्से को शांत रखो तो। लोगों की कहावत तो सुनी होगी कि गुस्सा आदमी का सबसे बड़ा विनाश का कारण होता है, समझ में आए, और तुम ही वही गुस्सा करके आज अपने विनाश को बुलाने वाली थी, थोड़ा तो दिमाग उसे कर लिया करो, इतने सालों की मेहनत यूं ही तुम्हारे चक्कर में बर्बाद नहीं कर सके, तुम्हारे एक गुस्से और एक के चक्कर में। त्रिशा वास पटकते हुए गुस्से से बोली, तो क्या करूं, उसे लड़की की सारी बेवकूफ और बदतमीजी जैसे हो, आपने देखा ना कैसे आज सबके सामने उसने हमारे इंसल्ट करी। आरती शुक्ला टेबल पर से पानी का जग उठाकर ग्लास में डालते हुए त्रिशा की तरह बढ़ते हुए कहा, पहले यह पानी पियो और अपने आप को शांत करो। त्रिशा एक नजर आरती जी की तरफ देख उनसे पानी इसका गिलास लेकर एक साथ में पीकर व्हाइट टेबल पर रखकर अपने बेड पर बैठ जाती है, जो इस वक्त पूरा तहस नहस हो रखा था। आरती जी दृश्य को शांति से बैठे हुए देखा, उसके पास आकर बैठते और कहती, ध्यान से मेरी बात सुनो, कान खोल कर, बड़ा पानी के लिए कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ी सी बेइज्जती सहनी पड़े तो कोई बात नहीं सालो, ठीक है, याद रखना बात मेरी, और रही उसे सारे के बाद आज उसने जितनी बेइज्जती की है, कल उसे सुबह उसे उसका बदला जरूर देंगे, सुबह देखना खुद उसके बाप उसे ऐसा सबक सिखाएंगे, खुद माफी मंगवाएंगे हमसे। त्रिशा वह तो उसे मंगनी ही पड़ेगी, उसे आर्य को कल घुटनों पर झुक नहीं पड़ेगा, और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ये लड़की जो इतनी मासूम ना समझती वह एक दिन में इतनी कैसे चालक शातिर और बेवकूफ हो गए, और सबसे बड़ी बात ये कि यह मृत्युंजय जिसके पीछे आगे पागलों की तरह घूमती रहती उसे भी आज उससे इग्नोर कर रही थी, कुछ बदला हुआ है इसके अंदर जो हमें समझ नहीं आ रहा अभी। बदला है तो बदलने दो, कुछ भी बदलेगा नहीं, इसके बदलने से इसकी किस्मत तो नहीं बदल जाएगी ना, ना हम बदलने देंगे, जो हमें चाहिए वह हम लेकर रहेंगे। आखिर इतने सालों तक इतनी मेहनत जो की है इस सानू शौकत और रईसी के लिए, कितनी चली चली, कितने मोर बनाए, कितने कांड किया, तब जाकर आज हम यहाँ पहुंचे, और इतनी आसानी से सब कुछ बर्बाद होने दे, ऐसा नहीं होने दे सकते हम। आरती जी ने ये त्रिशा को समझते हुए कहा, और तुम अब किसी बात से ज्यादा मृत्युंजय पर ध्यान लगाओ, क्योंकि वह एक सोने के अंडे देने वाला मुर्गा है, इस दुनिया पर राज करने वाला किंग, और तुम उसकी क्वीन बनी होगी, क्योंकि तुम अगर उसके कौन बनोगे तो दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में होगी, और रही इस आर्या बारे के बाद, अगर दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में होगी तो इसको मुट्ठी में करना कोई आम बात नहीं होगी। आरती जी के समझाने पर त्रिशा शांत होते हुए कही, उसे सोने देने वाले अंडे के मुर्गी को तो मैं कहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी बाली चढ़ाने पड़े, और रही बात उसकी बहन नैना की, तो बालिका बकरा तो वही बनेगी, वही अपने घर की बहू बने के लिए मेरा साथ देगी, और हम फिर उसे घर पर राज करेंगे, और इन सब की हालत नौकरों से बेहतर करेंगे, क्योंकि वह सिर्फ मेरा यानी कि क्वीन त्रिशा का राज चलेगा। त्रिशा के बटनों को सुन आरती जी देव स्माइल करके बोले, तुम उसे घर के किंग की क्वीन बनेंगे, और यहाँ मैं इस आज तक और इसकी बेटी को अभिजीत की जिंदगी से निकाल के इस घर की मालकिन बनेगा, और ऐश्वर्या राम की जिंदगी हम दोनों जिएंगे, जो हमको सस्ता ने हमारे की बहन और तुम्हारी माँ से जीना था वह अब उसे वापस हम लेंगे, वापस दोनों माँ बेटी से जीस पर हक तुम्हारा था वह तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम्हारी माँ का हक था वह अब उसकी बहन यानी कि आरती शुक्ला लगी, और उन दोनों माँ बेटी की जगह उन्हें दिखाएंगे कैसे उसने मेरी बहन और तुम्हारी माँ का प्यार छीन के वह अब उसकी बहन यानी कि आरती शुक्ला लगी, और उन दोनों माँ बेटी की जगह उन्हें दिखाएंगे कैसे उसने मेरी बहन और तुम्हारी माँ का प्यार छीन के उसकी जिंदगी और उसकी खुशियों की खुद की झोली में डाल दिए, जिन पर हक तुम दोनों का होना चाहिए, तो उसे खुशियों पर आपके दोनों माँ बेटी दल के बैठ गई, अब उनसे उनके खुशियों का छीन का वक्त आ गया, पूरी तरह उन दोनों को तबाह करके इस घर से निकाल कर डर डर के टोकरी खिलवाने का वक्त आ गया है। क्या त्रिशा और उसकी मां से अपनी प्लान में कामयाब हो जाएंगे, यह आर्य उन दोनों को उनके प्लान के बदले देगी कोई धमाकेदार सरप्राइज। हांगकांग में
हांगकांग के एक आलीशान से ऑफिस में 50 मलिक की बिल्डिंग में सबसे टॉप फ्लोर पर एक आदमी को केबिन था जहां पर सब शांति थी और सिर्फ उसे 50 फ्लोर पर वहां पर सिर्फ 2 केबिन से एक मां के सीईओ का जो था एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन का केबिन कृद्धन ओबरॉय और दूसरा केबिन उसके असिस्टेंट का था। कृद्धन ओबरॉय का असिस्टेंट है पंकज यादव, उसकी उम्र 26 साल, यह एक अनाथ है। यह एक मकसद से ओबरॉय कॉरपोरेशन के सीईओ के साथ जुड़ा है। सीईओ के केबिन में 30 साल का लड़का का के चेयर पर बैठा हुआ था, दिखाने में हैंडसम अट्रैक्टिव लगा रहा था। एक बार कोई देख ले तो उसके पर्सनैलिटी को देखकर उसमें मोहित हो सकता था। वह लड़का अपने बैठे हुए केबिन में अपनी उंगलियां को लैपटॉप पर किसी म्यूजिक धुन की तरह बजा रहा था। एक हाथ से एक फाइल को पढ़े जा रहा था, काम में इतना मगन था कि उसे आसपास कोई होश नहीं था, जैसे उसके अलावा इस दुनिया में कोई ना हो। तभी कोई उसके केबिन का डोर कोई नॉक करता है। वह आवाज सुनकर अपने शब्द और कठोर आवाज में काम इन कहता है। कमिंग खाने पर उसे केबिन में एक नौजवान हैंडसम का लड़का आता है जो कि कृद्धन असिस्टेंट पंकज था। वही पंकज आकर अपने बॉस के सामने खड़ा हो जाता है। जब कृद्धन काफी देर तक किसी की आवाज नहीं सुनता तो अपना सर उठा के सामने देखे हैं जहां पर उसका असिस्टेंट सर झुका है खड़ा हुआ था। चलिए अब जान लेते थोड़ा कृद्धन के बारे में। कृद्धन की उम्र 30 साल है। ये दिखाने में बहुत हैंडसम है, 8 एप्स पैक है, आंखों का कलर ब्राउन है। हमेशा शांत रहते थे मगर कुछ दिनों से ज्यादा ही गुस्सैल और खड़ूस हो चुके हैं। वन स्मॉल डायमंड कृद्धन एक इंडियन बॉय है। मॉम विदेश में रहती थी, विदेश से थी, और उसके पापा इंडियन। 2. इन्होंने अपनी आधी पढ़ाई इंडिया से की थी, बाकी की पढ़ाई फॉरेन में की थी। 3 शादी करने के बाद उनके दादा और उनकी मॉम हमेशा के लिए फॉरेन में सेट हो गए थे, अपने बिजनेस को भी वहीं पर सेटल कर लिया था इन लोगों ने इंडिया से। 4 जहां मृत्युंजय किंग कहा जाता है बिजनेस का, वही कृद्धन पूरे इंडिया या वर्ल्ड है। ये खेलो एशिया में पूरे बिजनेस का बादशाह था और साथ में माफिया का किंग। छोटी सी उम्र में इन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया था। उनके पास था वह था सुकून जो कि कुछ साल पहले इन्हें मिला था एक लड़की से मिलने पर। इनके बारे में जानने के लिए अभी इतना ही, और कहानी में आगे पढ़ेंगे तब उनके बारे में और जानेंगे। कहानी में एक ट्विस्ट है, वह भी कृद्धन और आर्य को लेकर। अब चलते हैं कहानी पर। कृद्धन पंकज को गुस्से से घूरते हुए कहता है, अब वह बोलोगे या ऐसी खड़े रहोगे? पंकज, इंडिया में हमारे मुंबई के ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसे मैं वहां जाना पड़ेगा और आपका जाना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना हमें करोड़ का नुकसान हो सकता है। कीर्तन गुस्से से बोलना है, अब तुम ये बता रहे हो कि मुझे करोड़ का नुकसान हो सकता है? मैं वहां पर लोगों को पैसे किस लिए मुफ्त के बैठने को देता हूं? यह अपनी प्रॉब्लम को मेरे पास कॉल करने के लिए, अगर उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो घर पर जाकर आराम से बैठ सकते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर। पंकज, वह सब किसी ने हमारे साथ धोखा करती है जिसकी वजह से ये सब हुआ, और हमारे कॉलेज था जहां पर कुछ गड़बड़ी चल रही है तो हमें वहां पर भी देखना पड़ेगा, इसलिए आपको जाना जरूरी है वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता तो मैं आपको बोलना नहीं। कृद्धन गुस्से से बोलना है, जाकर जेट रेडी करो, हम आज ही जाएंगे इंडिया। कृद्धन के बटनों को सुन पंकज अपना सर हिलाकर चला जाता है और बाहर आते ही रहते हैं, पता नहीं कर को क्या हो गया। 2-3 दिन से पागल डे से अजीब बिहेव कर रहे, पहले शांत और स्वभाव के रहते थे, अब तो 2-3 दिन से पता नहीं कौन सी मैन काली माँ गई है उनके अंदर। कोई भूत पड़े चुड़ैल दुनिया की मेरे सर के अंदर, तभी ऐसी पागलों जैसी हरकत करने लगे। तभी केबिन के अंदर से कृद्धन के चिल्लाने की आवाज आती है, क्या अगर तुमने यह पागल जैसी हरकत बंद नहीं करेंगे इस भूत तांत्रिक के पास तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा तुम। वह फिर उनके साथ बातें अपना करते रहना क्योंकि तुम जैसे पागल हो के कमी वहां होगी, मेरा ऑफिस में नहीं है। वही है सुनकर पंकज घबराते हुए वहां से चला जाता है भागते हुए। पंकज के जाने के बाद के कृद्धन अपनी चेयर के हाथ पर कर लगाकर लेट जाता है और कहता है, अगर यह होता भी नहीं तो मुझे इंडिया तो जाना ही था तुम्हारे लिए जान, तुम्हें ढूंढना होगा, मुझे मार के भी वापस आया हूं तुम्हारे लिए, एक जिंदगी तुम्हारे बिना चाहिए, मैं बिना सुकून के, हम तुम्हें मुझे चाहिए, किसी कीमत में किसी हाल में मैं तुमको ढूंढ के रहूंगा, तुम्हें किसी की होने नहीं दूंगा। तुझे कितना ओबरॉय को किसी की चीज लेना पसंद नहीं और अपनी चीज शेयर करना ये देखना किसी और का पसंद नहीं, उसकी जान लेना पसंद आता है क्योंकि उसे चीज के लिए, मैं अपनी चीजों के लिए मैं ऑब्सेस रहता हूं, और तुम तो मेरी चीज हो जो मेरा सुकून और जुनून दोनों है, और मेरा सुकून और जुनून किसी और का तो नहीं हो सकता। जिसने भी यह करने की कोशिश की उसकी दुनिया से उसकी जिंदगी को छीन लूंगा मैं। चैप्टर 8 भाई बहन की मस्ती। आर्य बनी मृत्युंजय का नशा। अब आगे। आर्य का कमरा। खिड़की के पास बैठा मार के नज़ारे को एक तक नहीं आने के बाद आर्य उसके सामने चंद्र को देखते हैं जो एकदम भी किसी दाग के बिना बेदाग था। चांद को देखते देखते वह अपने
अपने 2 साल के पहले लोगों के बारे में सोचती है कि कैसे उसने वहां पर अपने परिवार के बिताए हुए समय को याद कर उनसे मिलने के लिए तड़पती थी और कितनी बार अकेले बैठे रो रोते हुए बिताती थी। तभी किसी की आवाज आती है जो आर्य को बुला रहा था। आर्य कमरे में देखें तो मेरा के पास से रोशनी आई है जहां पर सीढ़ी बनी हुई थी। कमरे में आने के बाद आ रहे उसे मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और देखते हैं कि नयनतारा वहां पर से चुपके से उसके कमरे में आने की कोशिश कर रही है, जिसे वह घुराते हुए नयनतारा को देखते हैं। जो ईश्वर शौक होकर आर्य को देख रही थी जैसे उसकी कोई चोरी पड़ी हुई हो। आर्या अपनी आईब्रो दिखाकर उसे देखते हुए पहुंचे, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? नयनतारा बत्ती से दिखाए हुए कहते हैं, कुछ नहीं, बस तुम्हारे से मिलने का मन हुआ तो आगे। आर्य मुंह बनाते हो क्योंकि मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हूं जो मुझसे मिलने का मन किया तो तुम ऐसे मिरमे से आगे कुत्ते हुए। अच्छा तुम ऐसे बोलोगी हमारा मन करेगा, हम चाहे कुत्ते हैं कैसे भी आए हम तो आएंगे, चाहे हमें तुम्हें कुछ भी बोलो। क्योंकि तुम तो मेरी जान हो ना, और हमारी जान को कोई हमसे दूर नहीं कर सकता। तुम्हारा होने वाला हस्बैंड ने हम उसके कचुम्बर बना देंगे अगर वह हम दोनों के बीच में आया तो। आर्य एक आईब्रो कुछ कर कर बोले, तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा लगता है, हमें पिताजी यानी विराज जी को बताना पड़ेगा तुम्हारी हरकतों के बारे में ताकि वह तुम्हें गुरुकुल में भेज सके और वहां पर तुम्हारी दीक्षा वापस से शुरू कर सके ताकि तुम्हारे अकाल तुम्हारे घुटनों से तुम्हारे दिमाग में आ सके। नयनतारा आर्य के रूम में आते हुबनाक रहते, यहाँ अब तुम रह मुझसे जुड़ोगे। अरमय के रूम में आते हुए मुंह बनाकर रहते, यहाँ अब तो तुम मुझसे छोड़ोगे, अब तो तुम्हें मैं पसंद नहीं आऊंगी, अब तो तुम अपनी फैमिली के साथ होना तो मुझे तो तुम भूल ही जाओगे, अब तुम मुझे अपने पास बिना नहीं दोगी है ना। आर्य जो इतनी देर से नयनतारा से मजाक कर रही थी वह नयनतारा के बाद तो कोई सुन सीरियस होते हुए कहती है, ऐसी बात कभी मत करना, मेरी फैमिली तुम भी हो और परी लोग के सभी मेरी फैमिली है। यहाँ पर आना मुझे आना ही था क्योंकि मुझे कुछ काम जो यहाँ पर पूरे करने हैं जो मेरे आने पर ही पूरी हो सकते हैं, ये तुम भी जानती हो। वही नयनतारा आर्य की बातों को सुन अपने फेस को इधर उधर घूमते हुए कहती है, तुम किस बारे में बात करो, मुझे कुछ नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, तुम यहाँ आके लगाएं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम वहीं पर ठीक थी, कितनी शांत और रहती थी तुम वहां पर परी लोक में, और यहाँ आते इतना बोलने लगी हो तुम। आर्य सीरियस होते हुए नयनतारा से, मुझे पता है मैं यहाँ की। आर्य सीरियस होते हुए नयनतारा से बोले, मुझे पता है मैं आके कितना बोलते लगी हूँ, मैं कोई नादान नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों को ना समझ पाऊँ, मैं नहीं सभी बातें सुन लेती वहां पर जब तुम और पापा गए थे उसे झील के पास। तुम मुझे पूरा सच बताओ कि या मैं खुद पूछूं पापा से जाकर। नयनतारा एक गहरी सांस लेकर बोली, अगर तुम्हें पता है कि वहां पर क्या बात हुई है तो तुम्हें पता होगा कि पापा ने क्या बोला, तुम्हें कुछ बताना नहीं है, तुम्हें अभी अपने मान की नहीं करनी, तुम्हें वह करना है जिसमें तुम्हें संकेत दिए जाएंगे ताकि तुम अपने ऊपर आने वाले से खतरे से बच सको। को अभी तुम्हारे लिए जरूरी है ना कि अभी पिछले वाली गलती कोई मत करना ताकि तुम इस बार वही हासिल हो जो पिछली बार भी हासिल हुआ था। अब की बार ऐसा हो तो अब की बार तो मैं चांस भी नहीं मिलेगा वापस यहाँ आने का, वही तन्हाई अकेला और मायूसी झेलनी पड़ेगी वहां पर। ये कहते हुए नयनतारा की आंखें नम हो चुकी थी। मैं तारों को इतना इमोशनल होता हुआ देख आर्य खुद को रोक नहीं पाए, आगे बढ़कर उन्हें तारों को गले लगाते हुए कि चिंता मत करो, इस बार यह मौका जाने नहीं दूंगा। आज आखिर मेरी बहन ने जो मुझे यह मौका दिलवाया है और मैं यही प्रे करूंगी कि अगर मेरी कोई बहन हुई ना पिछले जन्म में या आने वाले कोई भी जन्म में तो वह तुम जैसी होगी। आर्य बजाते हुए बोले, अब चले चले, इतना रन्ने धोने की जरूरत नहीं, पता चले यहीं पर गंगा जमुना भेजो हमारे रोते रोते। मैं ये सुनकर नयनतारा हंसते लगती है, उसके साथ आर्य भी हंसते हो उसे बेड पर लेकर लेट जाती है। नयनतारा आर्या को देखकर बोलते, कल के बारे में क्या सोचा? उन दोनों को सबक सिखाने के बारे में मैं चाहती तो तुम्हारी इसमें मदद कर सको, मगर मैं मदद नहीं कर सके क्योंकि पिताश्री ने माना कर रहा है कि हम इस काम में तुम्हारी मदद नहीं करते कि तुम जानती हो एक काम करना परी लोग के नियमों के खिलाफ है और मैं तेरे लोग के नियम के खिलाफ नहीं जाती, वर्ण पिताजी हमें दंड देंगे। अरे सुन के कहते, तुम चिंता मत करो, तुम दोनों के लिए तो मैं अकेले काफी हूँ और तुम्हें जरूरी नहीं नियम तोड़ने की, मैं अपनी बहन को थोड़ी पनिशमेंट दे सकती हो, अगर वह पनिशमेंट मेरे लिए हो तो बिल्कुल नहीं, अगर वह पनिशमेंट मैं दूं तो फिर तो चलता है। वही आर्या के बटनों को सुन नयनतारा आर्या को घर के देखे रहते, अच्छा बच्चों तुम मुझे पनिशमेंट होगी, तुम कितनी खराब बहन हो, तुम्हारे शिक्षक तो कोई हैंडसम आएगा देखना जो तुम्हारे को भी ऐसी पनिशमेंट देगा हर बात पर।
आर्यन और तर्क की बातों को सुन एटीट्यूड से बोली, ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ है अब तक जो आर्य सिंह जायसवाल से उलझ सके। आर्य मल्होत्रा अलग थी, उसे सब अपनी उंगलियां पर नाचना जानते थे, मगर आर्य जायसवाल से उलझना की ताकत किसी में नहीं, और खास तौर से उसे हैंडसम के बाद जो वह भी मेरे इशारों पर नाचेगा, देख लेना। आर्या की बातों को सुनने के बाद नैनातारा बोलती है, चलो अब हो गया तो सोते हैं, जब वह हैंडसम आएगा तब देखेंगे किसकी चलेगी और कौन किस नाचेगा अपने इशारों पर, अभी तो मुझे नींद आ रही है तो मुझे सोना है। आर्या नयनतारा को घूमते हुए बोली, तुम जाओ यहाँ से, अपने कमरे में जाकर सो, वैसे भी तुम यहाँ सोगी तो परीलोक में सब तुम्हें ढूंढ के परेशान हो जाएंगे। नयनतारा चढ़ते हुए बोली, क्या तुम मुझे अपने कमरे में सुला नहीं सकती? मैं भी तो तुम्हें अपने कमरे में ले जाकर सुला देती हूँ, मुझे आज तुम्हारी बाहों में सोना है प्लीज। नयनतारा क्यूट और मासूम सा फेस बनाकर बोली, ताकि आर्य उसे यहाँ से जाने को ना बोले और वह आर्य के पास सो पाए। वही आर्य नयनतारा के इतने मासूम और उदास फेस को देख कर करी, ठीक है, मगर आज के लिए फिर तुम परी लोक चली जाओगे सुबह होते ही, क्योंकि मैं नहीं चाहती तो मैं सुबह पनिशमेंट मिले पिताजी के हाथों। नयनतारा दांत दिखाते हुए बोली, हाँ हाँ चली जाऊंगा, अभी तो सोने दो मुझे, या अभी भाग दोगी मुझे? हाँ अभी सो जाओ, मैं मान नहीं कर रही, मगर बार बार यहाँ मत आना, किसी को ऐसे आते जाते देखा लेना तुम्हें तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी और मेरे लिए भी। आर्या के इतना कहते ही नयनतारा खुश होते हुए बेड पर लुढ़क जाती है, जाकर कहते, वह तुम्हारा बेड भी हमारे से ज्यादा कितना सॉफ्ट है, ऐसे तुम्हारा कमरा भी बहुत अच्छा है ये वाला। आर्या मुस्कुराते हुए नयनतारा को देखते हुए बोली, हाँ अच्छा क्यों नहीं होगा, यह मेरे भाई और मेरी माँ ने सजाया था मेरे लिए अपने हाथों से, उन लोगों ने हर एक चीज मेरी पसंद की खुद सजाई यहाँ पर। नयनतारा से यह कहते हुए आर्या जितना खुश में बीते पलों को याद करते आ रहे दुख हो जाती है। आर्या की बातों को सुनते सुनते नयनतारा आर्या की बातों में छुपी उदासी को पहचान लेती है। आर्या नयनतारा की सगी बहनें नहीं थी, दोनों की दुनिया भले ही अलग थी, मगर इन 2 सालों में दिल और मान का रिश्ता जुड़ चुका था जो खून के रिश्तों से परे था। नयनतारा बातों को पलटते हुए बोली, हूँ तुमने तो मेरे साथ नाइंसाफी की, देखो मैं तुमसे नाराज हूँ। नयनतारा की बातों को सुन आर्या होश में आती है और नयनतारा को घूर कर देखती है। आर्या के ऐसे घूरने से नयनतारा सक पाका जाती है और बात करते करते कहती है, तुम ऐसे मत घूरो मुझे। आर्या घूर हुए कहती, अपनी नौटंकी बंद करो और ये बताओ मैं क्या नाइंसाफी की है जो तुम इतनी नौटंकी कर रही हो, और ये ऐसे डरना बंद करो, मुझे पता है तुम डर नहीं रही हो, अगर डरती तो तुम या नहीं आती समझ में आए बात, तो यह मासूम बना मेरे सामने बंद करो। नयनतारा बत्ती से दिखाए हुए कहती है, मैं मासूम हूँ तो मासूम ही बनूंगी ना, तुम्हारी तरह डेविल तो नहीं बनूंगी, जैसे तुम परिलोक में कैसे मासूम और प्यारी रहती थी, जैसे तुम परिलोक में कैसे मासूम और प्यारी रहती थी, यहाँ का तो तुम खड़ूस और जल कुकरकड़ बन गई हो। तुम्हें तो मुझे ऐसी मासूम बच्ची को तरस भी नहीं आती, देखो कितने भरी कपड़े पहन रखे और तुमने कितने क्यूट कपड़े पहने हैं, दया नहीं आती कि मुझे भी एक कपड़ा दे दो अपने पहन के सोने के लिए, मेरे आते थे मैं तुमसे शेयर करती थी, मगर तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। आर्य नयनतारा की बातों को सुन उसके कपड़ों को देखते हैं जो सच में भारी थे। आर्य नयनतारा को देखते हुए बोली, इतना ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, वहां सामने कबर्ड है उसमें कपड़े हैं, जो चाहिए वह पहन लो और मेरे को सोने दो, कल बहुत कम है। वैसे भी नयनतारा खुश होते बोलते हैं, तुम बहुत अच्छी हो, और कहती, कल वैसे क्या काम है तुम्हें मुझे भी बताना। आर्य एक आईब्रो उचका के कहते, क्यों तुम्हें परिलोक नहीं जाना, जो तुम इतनी खुश हो मेरे काम को जानने में, अब तो सोच रही है मैं तुम यार रुकूंगी तो नहीं, तुम यहाँ से कल सुबह होते ही जाओगी। इतना ही रहते आर्य नयनतारा को खींचते हुए कबर्ड के पास ले जाती है और कहती है, जो पसंद आए ले लो। आर्या के कहने पर नयनतारा कबर्ड को ध्यान से देखती है, तभी उसकी नज़र समाने एक पिंक डोरेमोन का टी शर्ट और ब्लू शॉर्ट जिस पर टेडी था जो क्यूट था, जिसे देख नयनतारा की आंखों में एक चमक आ जाती है। नयनतारा खुश होकर की तरफ देखा, उसे ड्रेस की तरफ इशारा करते हो कहते हैं, मुझे ये पहनी हूँ। आर्य तारा की बातों को सुन मुस्कुराते हुए ड्रेस निकालकर उसे नाइट सूट दे देती है पहनना को और बाहर चली जाती है क्लोजेट से। कुछ ही दिन में नयनतारा अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है तो रहे उसे देखकर कहते, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, अब सो जाते हैं। इतना कहकर दोनों बेड पर कुंभकर्ण की तरह सो जाते एक दूसरे को हक करके। अगली सुबह सुबह के 6 बजे आर्या की आंखें धीरे धीरे खोलता है, चारों तरफ कमरे में देखते तो तारा जा चुके थे परिलोक। अपने बेड तो उठने के बाद बाथरूम में जाकर शावर लेकर आती है और जॉगिंग ट्रैक सूट पहनकर बाहर निकाल जाती है। वहीं बाहर नौकरों आर्या को ही देख रहे थे घर घर के, क्योंकि आर्या कभी भी इतनी जल्दी नहीं उठाती थी, जिसे देखकर सबको एक आश्चर्य सा होता है।
आर्या सबको इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे पता तो सबका रिएक्शन ऐसी होने वाला है। मल्होत्रा मैंशन के बैकयार्ड में एक गार्डन एरिया था जहां पर प्राकृतिक का अच्छा नेचर देखने को मिलता था। आर्य बैकयार्ड में लगे पेड़ पौधों को देखकर जो मुरझा के तुम सूखे हुए थे उन सबको देखने के बाद अरे खुशी कहते हैं इन सबको पहले जैसा करना होगा, हरा भरा अपनी लाइफ की तरह इनकी भी एक नई शुरुआत होगी मेरी लाइफ की तरह। आधे घंटे में आर्या अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेती है। कुछ देर आसपास के पेड़ पौधों को देने के वहां पर रखे हाथ का पैकेट, वाटर पाइप और कुछ नए गमले लेकर उस ओर चली जाती है जहां पर पेड़ पौधे लगे हुए थे, और अपने बालों का एक खूबसूरत बन बना लेती है। हाथों में ग्लव्स, ब्लू कलर के ग्लव्स डाल लेती है ताकि उसके हाथों में कोई कंकर पत्थर या कोई चीज से कट ना गन जाए। एक गमली में पौधों लगाने के लिए नहीं मिट्टी को भारती है, फिर उसमें अच्छे से खाद को मिश्रित करती है, फिर उसके बाद वहां पर रखे हुए फूल पौधों को उसमें लगाकर हल्के हाथों से पानी डालते हैं क्योंकि जितना पानी डालेगा उतने पौधे अच्छे किस्म के निकलेंगे। इस काम को करने में अरे को 1 घंटे लगा जाते। अब सुबह के 7 बच्चों के थे तभी उसे किसी का अपने पास आने की आवाज आती है। कदमों के एहसास से वह पीछे पलट के देखे तो उसका भाई था। एक स्वीट से स्माइल अरे अपने भाई अर्जित को देती है, जिसे देख अर्जित आरो के पास हकीकत है इस स्वीट से स्माइल से तो आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा जाएगा, आज तो मेरे प्रिंसेसा भी देना जो जानी आखिर उसके कॉलेज का फर्स्ट डे जो है। आर्या खुश होकर कहती हाँ कॉलेज का फर्स्ट डे भी है और हम सब की खुशियों की नई शुरुआत, और किसी का यहाँ पर लास्ट डे भी। मैं अर्जित उसे सवालिया नजरों से देखा है। अरे रहती आप चिंता मत कीजिए, आपको बाद में पता चल जाएगा। ये बताए भाई आप इतनी सुबह से कहाँ से आ रहे हैं? अजीत मुस्कुरा के कहता है कहीं से नहीं, बस जॉगिंग करके आ रहा हूँ ताकि अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर सकूं। आर्य मुस्कुरा के रहती आप मुझे प्रोटेस्ट कर सकते हैं मगर अभी आप किसी और को प्रोटेक्ट भी करना होगा। अर्जित बोलना है किस, तो आर्य हंसते हुए बोलते आप इतनी हैंडसम जो लड़ रहे हो, कहानी कोई आप पर फिदा हो क्या? तो आपको अपना फोन से प्रोटेस्ट करने के लिए तो खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। अरे की बातों को सुन अर्जित उसके सर पर चपेट लगाकर कहता है बहुत बदमाश हो गई हो तुम। वही आर्य अर्जित के ऐसे चपेट लगाने के लिए मुंह बनाकर रोनी सी सूरत बनाकर, और अर्जित कहती है आ भाई मुझे लगा गई। आर्य की इतनी रुवशी आवाज सुनकर अर्जित घबराते हुए कहता प्रिंसेस में लगा गई आपको? तो वही आर्या अर्जित को इतना घबराते हुए देखा कर कहती है भाई ज्यादा नहीं लगी, थोड़ी सी लगी है, आप चिंता मत करो। भाई मुझे तो नहीं लगे मगर सॉरी आपको लगे वाली है, वह भी सर्दी कहते हो। अरे अपने पास में पाइप जो चालू रखी थी पौधों को पानी डालने के लिए उसे उठाकर अर्जित के ऊपर उसके पानी को डालते कहती है भाई बुरा ना मानो होली है। अर्जित आर्या के ऐसे करने से पहले तो शौक हो जाता है, फिर आर्य को देखकर कहता है अभी बताता हूँ बच्चों बहुत होली खेलने का। ये कहते वह दूसरी पाइप उठाकर आर्य के ऊपर डालने लगता है। वह दोनों अपने में बिजी थे तभी इन दो बटनों से अनजान की कोई दो जोड़ी आंखें उन्हें गुस्से से देख रही है। आप लोगों को पता होगा कि यह कौन थी? यह कोई और नहीं त्रिशा और आरती थी। त्रिशा गुस्से से कहती है बहुत हंस रही है यह, इसकी हंसी तो आज गायब हो ही जाएगी शाम तक, इसे कभी भी हम सुखी नहीं रहने देंगे मासी। तुम चिंता मत करो, आज तो ऐसा तमाशा करेंगे बेटा, त्रिशा की तमाशा के चक्कर में इसकी ही जिंदगी हंसी छीन लेंगे। ये कहते हैं दोनों अपने कमरे में चली जाती है। वही आर्य पूरी तरह से भीग गई थी, अर्जित का भी है या हल्ता थी। तभी आर्य को एकदम ठीक आते आर्य के ठीक से उनके अर्जित चिंतित होते हुए कहता है देखो बच्चा भेजना से सर्दी लग गई ना, सुबह से अभी तुम पसीने मिलते और अभी अचानक से भी गए तो सर्दी लग दी, तो चलो जल्दी अंदर कपड़े बदल लो अपने, तुम अभी जाकर जल्दी से। मैं ये सुनते ही अरे मुंह बना लेती है। तभी अर्जित को छिक आती है। ये देखकर आर्य अर्जित को कहते हैं भाई आप भी बच्चे हो, देखो आपको भी ठीक आगे जाकर आप भी कपड़े बदल लो वरना आपको सर्दी लग जाएगी, फिर मैं आपका ध्यान नहीं रखना वाली। आर्या ये कहने पर अर्जित आर्या को घूर के देखा कर कहता अच्छा बच्चों अभी मैं तुझे बताता मेरी नानी माँ रुक। आर्या अर्जित की बातों को सुन दौड़कर मैंशन के अंदर चली जाती है। आर्या के जाने के बाद अर्जित तुमसे पीछे से देखते हुए कहते तुम हमेशा ऐसी खुश रहना होगा प्रिंसेस, और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी अर्जित भाई है कि कोई भी दुख तुम्हारा आगे ना आ पाए तुम्हारी खुशियों के। ये कहकर अर्जित भी अंदर चला जाता है मैंशन के। वही कोई था जो आर्य का इस तरह अर्जित के साथ रहना और उसके साथ ऐसा मिलना पसंद नहीं आया था, वह थे हमारे मृत्युंजय। इस वक्त मृत्युंजय के चेहरे पर गुस्से के भाव, हाथों की मुट्ठियों नसें कैसे हुए थी। वह अपने चेहरे पर गुस्से के भाव लेते हुए कहता है तुम्हें ऐसे उसके साथ नहीं खेलना चाहिए था। उसे वह मंजर याद आता है जब आर्य के भीगी हुए बदन, उसकी परफेक्ट बॉडी दिख रही थी और सभी आसपास के घाट उसे देख रहे थे। ये देखकर से कि आंखें गुस्से से लाल थी। नहीं, वह मंजर याद कर मृत्युंजय सभी सामानों को तोड़ने में लगा जाता है।
तुम मेरे जुनून हो, तुम मेरा दीवानगी हो आर्या सिंह जायसवाल, तुम जाकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। अब तुम आए थे अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी में, मगर जाओगी मेरी मर्जी से, वह भी मेरी मौत के बाद, उससे पहले नहीं। और मुझे कोई मौत दे सके इस दुनिया में वैसा कोई नहीं। तुम्हारे हर एक अंग हिस्से प्यार, उन रसीले होठों पर सिर्फ मेरा हक है चुने का, देखना का, उन्हें महसूस करने का, उनके साथ खेलने का हक सिर्फ मेरा है। और यह हक मैं तुम्हें किसी और को देने नहीं दूंगा, ना तुम्हारे किसी और के करीब आकर, ना तुम्हें मुझसे दूर जाकर। तुम मेरी बोलत, वह नशा बन चुके जो चाहकर भी कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता आर्य तुम्हें। चैप्टर 9 मृत्युंजय कृद्धन राइवल्स। पार्टी खत्म होने के बाद जब आर्या रूम में आके फ्रेश होकर कुछ देर में फ्रेश एयर लेकर बालकनी से रूम में आती है तो मीरार से परलोक से आते हुए नैनातारा आती है, जिसे देखकर आर्या उसे बोलती है तुम यहाँ, और तुम कैसे आई? किसी ने परलोक से यहाँ आने से रोका नहीं तुम्हें? नयनतारा बत्ती सी दिखाए हुए कहते, जब किसी को पता होगा मैं यहाँ हूँ तभी तो कोई रोकेगा मुझे, और किसने हिम्मत जो राजकुमारी ने तारा को रोक पाए। ऐसे ही दोनों कुछ देर बातें करती है और नयनतारा को सुबह यहाँ से जल्दी जाने को कहती है। एटा कैसे पहले लोग में कोई सजा नहीं मिल पाया? अनंत उसकी बात बहुत बार मनाने के बाद मानती है। सुबह जब ए रहे होती है तो नैनीताल जा चुकी थी। अरे अपने एक नई शुरुआत के लिए जल्दी उठती है और जॉगिंग करने के लिए जाती में ट्रैक सूट पहनकर जब गार्डन एरिया में जाते थे वहां के बहुत पौधों का हाल देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। गार्डन में थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद गार्डन करते वक्त उसे किसी के पीछे से आठ होती है तो पीछे मुड़ के देखी है तो अर्जित था उसका भाई। वही अपनी बहन को गार्डन करके देख अर्जित करता, आज तो मेरा दिन बन गया। ऐसी दोनों बातें करते रहते हैं। वही रनिंग करते समय जो पाइप पानी का लाए थे वह चालू था, उसे उठाकर अर्जित के ऊपर पानी फेंककर उसके सब मस्ती करने लगते। मैं कोई दूर से देख रहा था, ये कोई और नहीं मृत्युंजय था जो उन दोनों को देखकर गुस्सा आ रहा था, जिससे उसे आर्य को पाने की जिद और जहां बढ़ती जा रही थी। अब आगे थोड़ी देर में तैयार होकर आर्या डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। आस्था जी जो आर्या के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी क्योंकि आज कॉलेज का फर्स्ट डे था, जिससे वह किसी भी हालत में अपनी बच्ची का खराब नहीं करना चाहती, इसलिए जल्दी से तैयार होकर नीचे आकर किचन में चली जाती है। आर्या के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बिना किसी पर ध्यान नौकरों की मदद भी नहीं लेती है, क्योंकि अभिजीत ने कहा था कि उनका यहाँ पर कुछ नहीं है, उनका सिर्फ नाम का रिश्ता है। आस्था डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही तभी उन्हें किसी की सैंडल की तक तक की आवाज आए तो उन्होंने सीढ़ियों की तरफ देखा जहां उसकी बेटी और उसका बेटा हंसते हुए ए रहे थे। देखकर उनके दिल में एक सुकून और खुशी महसूस हुई इतने सालों बाद, क्योंकि जब से आर्य बदली थी तब से वह किसी से ढंग से बात नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी माँ और भाइयों से। आज उसका आर्य का इतना बदलाव देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो पहले वाली आर्य को देखकर आस्था जी बहुत खुश थी। वही सीढ़ियों से उतरते हुए आर्य अर्जित से मस्ती करते हुए बोली, भैया आज बुरे लगा रहे हो, उम्र हो गई आपकी, तभी इतना मरीजों की तरह चलो देखो लड़की ढूंढ लो, वरना कोई आपको फिर शादी करने के लिए नहीं मिलेगी। फिर मेरा क्या होगा? वरना आप ऐसी कुंवारे रह जाओगे, आपके चक्कर में आपकी स्वीट से बहन भी कुंवारी रह जाएगी, उसकी तो स्वीट नेट से खराब हो जाएगी। कोई हैंडसम नहीं मिला क्योंकि उसका भाई बूढ़ा हो जाएगा तो उसकी बहन को भी सब बुरा समझेंगे ना, क्या पता आपको सब वह समझ ले। समझा गए? ये कहकर आर्य सीढ़ियों से नीचे भाग जाती है। मैं आर्य को ऐसे भगत देख अर्जित गुस्से झूठा करते हुए कहते हैं, रुको, तुम ऐसे बड़े भाई से बात करते हो? अभी तुम्हें बताता हूँ, तुम बहुत बदमाश हो गया आर्य। वही आर्य जल्दी से जाकर आस्था जी के पीछे छुपते हुए कहते, देखो माँ, भैया को देखो कैसे मुझे परेशान कर रहे हैं। वही आस्था जी आर्या की बातों को सुन अरिजीत को गुस्से से देखते हुए कहते, खबरदार, जो मेरी बेटी को परेशान किया तुमने, नालायक। अर्जित अपनी माँ की बातों को सुन कहते हैं, हाँ हाँ, मैं तो अनाथ आश्रम से आया हूँ ना, जो आपकी बेटी और मैं नालायक। अभी के लाड प्यार नहीं, पागल लड़की को बिगाड़ दिया देखो। अरे अजीत को आस्था जी के पीछे से अरिजीत को चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ हाँ बिगड़ेंगे क्यों नहीं, आप तो पांच हो, पता नहीं कहाँ से आगे पांडव बन के, और मैं इकलौती जान इस घर की मासूम सी बच्ची, और आपको देखा एक क्या मेरे प्यारी मासूम बच्ची को परेशान करने के लिए छोड़ गए। अजीत आर्य को चिढ़ाने के लिए कहता है, हाँ हाँ, हम तो पांच पांडव बने तुझे परेशान करते रहते, ठीक है मैं भी चला जाता हूँ यहाँ से, फिर देखता हूँ तुझे कौन परेशान करेगा, फिर रहना दोनों आपके लिए मासूम और प्यारे बच्चे के साथ। आर्य अपने भाई की बातों को सुन थोड़ी उदास और आंखें उसकी नाम हो जाती है, मगर वह अपने इमोशंस छुपाते हुए आस्था जी से कहती है, माँ मेरा नाश्ता दे दो, मैं जल्दी से कर लो, मुझे कॉलेज के लिए देर आज, फिर हंसते हैं, मुझे लेट नहीं होना है। वही आस्था जी इतने देर से जो इन दोनों की मगज हमारी देख रही थी, लड़ते हुए हंसी मजाक करते हुए आस्था जी आर्य को इतना शांत होते नाश्ता करते देखा को समझ जाते। आर्य को अर्जित की बात बुरी लग गई। वही अर्जित आर्य को शांति से नाश्ता करते हुए देखकर
समझ जाता है कि आर्य को उसकी बात, अर्जित आर्य को शांति से नाश्ता करते हुए देखकर समझ जाता है कि आर्य को उसकी बात से हट हो गया है, क्योंकि वह जानता था कि आर्य अब बदल चुकी है और उसे अर्जित की बातों की हमेशा से इमोशनल होकर हट भी हो जाती है। अपने भाई और माँ से अब ज्यादा प्यार करते तो उनकी बात उसे हट करती होगी, जैसे पहले आर मृत्युंजय की बातों से हट हो जाया करती थी। अब वह मृत्युंजय के लिए और कोई मायने नहीं रखता उसके लिए, इसलिए मृत्युंजय अब आर्या को हट नहीं कर सकता था। कॉरिडोर में वही यह सब ड्रामा ऊपर से त्रिशा और आरती जी देख रहे थे। त्रिशा ये सब ड्रामा देखते हुए आरती जी से कहती है, देखो ना मासी के ड्रामा लगा रखा है, इस लड़की को हर बार कोई ना कोई ड्रामा करने का शौक है, इसका शौक तो मैं आज कॉलेज में पूरा करूंगा। ऐसा कॉलेज में मजाक और इसका ड्रामा बनेगा ना, पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी आर्या मल्होत्रा, एक मजाक के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मेरा बेइज्जती तो सिर्फ उन मेहमान देखी थी, लेकिन मगर इसका ड्रामा तो पूरा कॉलेज में देखेंगे, बेइज्जती का बदला पूरे कॉलेज में लूंगी। त्रिशा की बातों को सुनते आरती जी थोड़ा परेशान होते हुए त्रिशा को सचेत करते हुए बोली, कोई ऐसी गलती मत कर देना जिससे हम बाद में पछताना पड़े। त्रिशा अपनी मासी को शांत करने हुए बोली, डोंट वरी मासी, कुछ नहीं होगा ऐसा। आखिर मुझमें भी माँ का खून है, अपनी कब किस चाल को चलना है मुझे अच्छे से पता है। आरती दी शांत करते हुए त्रिशा से बोले, वह मुझे पता है, मगर तुम अब ये भी देखो आर्या पहले जैसे शांत और मासूम नहीं है, अब वह चालाक हो चुकी है, तुम्हारे प्लान का हर जवाब उसके पास होगा। मुंबई एयरपोर्ट पर प्राइवेट एरिया एयरपोर्ट एक और आकर वहां पर रुकती है। एयरपोर्ट पर जो कि प्राइवेट एरिया था, वहां पर काले कपड़े पहने बॉर्डर का काम से कम 300 से 400 से लगा एक टीम थी, उसे टीम का हेड वहां पर खड़ा हुआ किसी का वेट कर रहा था और सब कुछ इंटरेक्शन दे रहा था कि कैसे उनके बॉस को प्रोटेक्ट करना है, उनके आधे उनको इस प्राइवेट एरिया से सुरक्षित लेकर बाहर जाना है, उनके कॉल को तब तक प्राइवेटली फॉलो करना है जब तक वह अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। जहां जाओ वह जाएंगे, वहां पर पहले ही आपको बॉडीगार्ड को तैनात होना होगा। इतना कहकर वह अपने ऊपर देखते हैं जहां पर प्राइवेट जेट लैंड होने वाला था, ये देखते हैं वह जल्दी से गार्ड भागते हुए सबको अपनी पोजीशन देखने को कहते हैं। सभी बॉडीगार्ड भागते हो अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वही जेट के अंदर एक आदमी अपने सीट पर बैठा हुआ था, उसने एक ब्राउन कलर का बिजनेस बना होता 3 पीस हाथों में रॉयल वॉच, हल्की सी वियर्ड जेल से सेट बाल, एक पेड़ पर एक पर रखकर लैपटॉप पर अपनी उंगलियां को किसी म्यूजिक धुन की तरह चला रहा था, जैसे कोई म्यूजिशियन अपनी कोई धुन बजा रहा हो। तभी वहां पर एक और हॉस्टल आती है, उसे आदमी को एक ब्लैक कॉफी देकर जाती है। तब उसके पास एक नौजवान लड़का आता है और कहता है, सर हम पहुंच गया। वही अपने असिस्टेंट पंकज की बात सुनकर कृद्धन कुछ नहीं कहता और अपनी सीट से खड़ा होते अपने 3 पीस सूट को ठीक करते हुए आगे बढ़ जाता है। उसके जाते ही उसका असिस्टेंट पंकज भी उसके पीछे चल जाता है। गेट स्लाइड होता है और कृद्धन के आगे का गेट खुलते हैं। कृद्धन आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगता है, अपनी एक पॉकेट में अपने हाथ को डालता है और दूसरे में फोन पढ़ते हुए किसी मॉडल की तरह चलने लगता है। उसके चलने का ढंग उसके आसपास का और उसे सबसे अलग बनाता है। तभी बॉडीगार्ड का हेड सामने आकर कृद्धन को गिरिट करता है। वही कृद्धन अपने सामने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को देखकर उसे कोल्ड वॉइस में पूछता, जो काम दिया था वह हुआ कि नहीं। वही सौरभ जोशी की कृद्धन का पर्सनल असिस्टेंट के साथ बॉडीगार्ड था, वह लीगल कामों की जगह इलीगल बिजनेस संभालता था के कृद्धन का बस काम हो गया है, उनका पता लगा गया है। आपने जिनका पता लगाने को कहा था वह वहां पर 3 साल पहले अपने होम टाउन गई थी, वहां पर घूमने गए थे फैमिली वेकेशन के लिए, किसी वजह से उन सभी को वहां से वापस आना पड़ा। जहां तक इंफॉर्मेशन मिली है कि वहां पर मैप पर किसने हमला करवाया था, जिस वजह से मैं की सुरक्षा के लिए उनके फैमिली वाले यहाँ पर लाना पड़ा। जहां तक हमें पता चला है उनके डेट उनसे जरा भी प्यार नहीं करते, उनके परवाह नहीं करते, इसलिए मैम थोड़ी गुमसुम और उदास और मायूस से रहने लगे। याद किसी दोस्त नहीं है, उनके जीतने भी थे उनसे अब वह बात नहीं करती है। और कल उनके घर पर पार्टी थी, घर पर कुछ हुआ है उनके हाउस में, मगर हाउस की पार्टी कोई भी न्यूज़ अभी तक हमारे हाथ नहीं लगी है। जैसे लग रहा है किसी ने उसे छुपाने की कोशिश किया, मगर आप फिक्र मत कीजिए, हम आप शाम से पहले सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। प्रधान जब सुनता है कि उसकी जान किसी की वजह से उदास और मासूम रहने लगी है तो उसके गुस्से से मुट्ठी कट जाती है। उसके आसपास का औरत इतना खतरनाक हो जाता है कि इसके पर्सनल गार्डन और उसका असिस्टेंट भी महसूस कर पा रहा था। वह अपने आसपास इतना खतरनाक और महसूस करके जान गए थे उनका बस अभी कितना गुस्से में है। अगर मेम को दर्द तकलीफ और मैं उसे करने वाला अगर सर के सामने आ जाए तो कर उसे जिंदा ही जमीन में गड़ देंगे, अगर वह जिंदा नहीं हुआ तो उसकी रूह को भी नहीं छोड़ेंगे। सौरभ डरते हुए प्रधान से पूछता है, सर अभी हमें कहाँ जाना चाहिए, ऑफिस या कॉलेज? आज आपके कॉलेज में मीटिंग है ना?
कृद्धन अपने गुस्से को कंट्रोल कर कहता है, तुम्हारे मेम का कॉलेज कौन सा है? सौरभ बिना वक्त गवा जवाब देता है, सर मैंने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर बिजनेस मैनेजमेंट में। कृपया सुनने के बाद कहता है, ऑफिस चलो और मीटिंग बोलो सबको के लंच के बाद रखें, मैं लंच में कॉलेज मीटिंग में आऊंगा और इस बात का ध्यान रखना खास तौर पर कि ज्यादातर लोगों को वहां मेरे आने का पता ना चले, आखिर अपने दुश्मन को भी तो सरप्राइज देना है वहां जाकर और अपनी जान से भी तो मिलना है। ये कहते हैं कृद्धन आगे चला जाता है। मैं उसके बातों को सुन सौरभ मुंह फाड़े कृद्धन को जाते हुए देखा रहे थे। कृद्धन तो अपने मजे में आगे चला जाता है। कृद्धन के जाने के बाद पंकज सौरभ को देखा है और उसके पास जाकर पंकज उसके मुंह को बंद करते हो, कितने साल मुंह बंद कर, तेरे मक्खी चल जाएगी मुंह के अंदर जाएगी, एक अंडा ऊपर से कबूतर दे जाएगा। सौरभ आपने शोक से बाहर आकर पंकज की तरफ देखकर बोला, ये हमारे डेविल कब से देवदास बन गया है यार। पंकज जाकर खुद पूछ ले उस डेविल से वो क्यों देवदास बना है, किस पारो की याद में। सौरभ पंकज की बातों को सुना, अजीब से मुंह बनाते हुए कहा, तुमने क्या मुझे पागल समझा जो मुझ यमदेव के पास जाकर अपनी मौत के मुंह में दबा दूंगा कि आप पहले मुझे मारा। पंकज सौरभ की बातों को सुनते हुए कहता, हाँ मुझे भी पहले यही लगा था, तभी तो मैं बस कितने 2 दिन से देख रहा और मुझे तो आदत भी हो गई उन ऐसे रिएक्शन से, तुम्हें भी आदत हो जाएगी, चिंता मत कर मेरे दोस्त। कृद्धन जो कि उन दोनों के एक्सप्रेशन दूर से देखकर उनके मान की बात समझ गया था, वो अपनी कोल्ड और एरोगेंट वॉइस में बोलना है, अगर तुम दोनों को जानना है ना देवदास का राज तो तुम्हें भी जानी के पास भेज देता हूं, अच्छे से समझा देगा देवदास की पारो का राज। फिर वह तुम्हारा देवदास और तुम उसकी पारो बनकर घूमना एक साथ। कृद्धन की बातों को सुन पंकज और सौरभ एक साथ चिल्लाई, नहीं हम आगे से ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। सोचेंगे क्या, ये ख्याल अपने मान में नहीं लेंगे, क्योंकि वह जानते थे भले ही जानी एक लड़का हो मगर हरकतें उसकी लड़कियों जैसे, उसे ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट से था ज्यादा। वो दोनों अपने मान में सोचते हैं अभी इनकी जान मिली नहीं, ये हमारी जान निकलने पर तुल हुए है, पता नहीं जब मिलेगी तो किस किस क्या निकलेगा। सौरभ कृद्धन लगता है अभी भी समझ नहीं आया, जो अपनी लेडी बॉस के ख्यालों के बारे में सोच रहे हो, जिंदी से मान भर गया है तो लोगों की लाइन है जिन्हें के लिए उसके लिए बॉडी के पार्ट की भी जरूरत होगी, उन्हें तो तुम्हारा टेक रहे। आगे जाते हुए बोला, गुड ये है, अच्छा होगा अगर मेरी जान के बारे में आइंदा से ख्याल भी आया तो अगले ही पाल तुम आपने देवदास के पास होगे, समझे। कृद्धन बड़े ही जुनून से कहता है, जो भी मेरी जान और मेरे बीच में आएगा उसके प्राण तो मैं खुद अपने हाथों से निकाल लूंगा, बड़ी बेदर्दी से। सौरभ पंक एक साथ बोले, यस बॉस। इतना कहते ही दोनों कृद्धन के पीछे निकल गए ऑफिस जाने के लिए। मल्होत्रा मैंशन में अर्जित अपने चेहरे को छोड़ आर्या के साइड वाली चेयर पर जाकर बैठता और के उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर अपनी तरफ करता और कहता, क्या हुआ मेरा बच्चा नाराज हो गया। आर्या अर्जित के हाथों को अपने गालों से दूर करते हैं, मैं किसी से नाराज ना, अपना नाश्ता कर, आपको तो जाना है ना, मुझसे दूर तो जाओ, मैं भी आपको नहीं रोकूंगी, वैसे भी आपको मैं अच्छी नहीं लगती ना अपने पास, इसलिए आप मुझसे हर बार दूर जाने की बात करते, पहले मेरी गलती थी इसलिए आप ऐसे करते हो मगर अब तो मेरी गलती नहीं, आप फिर भी जाने के बाद करने लगता है, आपको कोई दूसरी बहन मिली है तभी आप ऐसे बात कर रहे हो मेरे से। ठीक है मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा, आपको जाना जो, मुझे किसी से बात नहीं करना और अपना नाश्ता कर लेना। ये कहकर आर्य नाश्ता करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ती है, मैं उसका हाथ कोई पकड़कर रोक देता है बीच में और अपने नजर उठाकर सामने देखे तो अरिजीत जी उसे देखा रहा था अपनी नम आंखों। आर्य उसका भाई उससे पहले बार नम आंखें देखकर उसे रहा नहीं जाता है, तो अरिजीत से कहती है, भाई आप ऐसे मत रो, मुझे अच्छा नहीं लगता, बस से देखकर आप रूड और एटीट्यूड में अच्छे लगते हो। अरिजीत की आंखों पर अपने हाथों को ले जाकर उसे आना आंखों को साफ करती और कहती, अच्छा अच्छा मैं आपसे नाराज नहीं हूं तो अभी रोना धोना मत कीजिए, टीवी सीरियल की सास बहू वाली एक्टिंग मुझे नहीं होता, आपको पता है ना, अगर आपको तार के सास बहू वाली एक्टिंग चाहिए तो माँ के लिए बहू लिया, यह उनके साथ दिखाने में, हम टीवी के साथ देखना एक्टिंग, फिर इमोशनल होकर उन दोनों को देखना, मुझे रुलाने की जरूरत नहीं है, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। आर्या के सर पर चपत लगते हुए कहता, चुप बदमाश, बहुत शैतान हो गया, मजाक करने लगी है, मेकअप तो तू करती नहीं तो मेकअप कहाँ से खराब होगा, तुझे मेकअप करने की क्या जरूरत, मेरी बहन तो नेचुरली ब्यूटीफुल है। आर्या अजीत को घर के देखी है, हाँ मुझे पता है कि मैं नेचुरल ब्यूटीफुल, मगर ये तारीफ आप अपनी पत्नी को करना, इतनी तारीफ बहन की जगह किसी लड़के को किया था ना, अभी तक एक गर्लफ्रेंड बन चुकी होते मगर नहीं। वैसे एक मिनट, मेरा गिफ्ट कहाँ, चल मेरा बर्थडे था और आप ऐसी ए गए, मेरा गिफ्ट तो बचाने के लिए सब कर रहे तो उसे भूल जाए, मेरे गिफ्ट के लिए बिना मैं आपको छोड़ने वाले ने, अगर मेरा गिफ्ट नहीं मिला तो आपको अच्छे पनिशमेंट मिलेगी, वह आप जानते हो, अगर मैंने आपको पनिशमेंट दी तो आपका क्या हाल करूंगी।
अर्जित हंसते हुए बोलते हैं, मुझे पता है तू मेरा क्या हाल करेगी, इसलिए तो तेरी गिफ्ट मैंने पहले रेडी करवा दिया था, मुझे अपने हाल थोड़े बिगड़ाने नहीं थे तेरे हाथों। आर्या एक्सेप्टेड होकर बोली थी कि हम बताए मेरा गिफ्ट क्या है। अर्जित आर्य को एक्साइट होते हुए बोला, तेरी फेवरेट कर मंगवाई है इस बार मैंने, वह भी भाई की कंपनी पर से जो इस साल न्यू लॉन्च हुई है, तुझे चाहिए थी ना, और भाई का गिफ्ट वह भाई आकर देंगे तो उनकी गिफ्ट उनसे लेना। आर्या बोले, ठीक है मैं उनका से अपना गिफ्ट ले लूंगी, अगर आप तो अपना गिफ्ट दो। ये सुनते अर्जित अपनी पॉकेट से इच्छा भी निकाल कर आ रहा है कि हाथ में देते तो कहता है, तुम इसी में आज कॉलेज जाओगे। आर्या कुछ सोचते हो कहते, नहीं भाई आप ये कर लंच में भेज देना कॉलेज। ऐसे ही करते अर्जित आर्य को माना लेता है और दोनों अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। शेरगिल कॉरपोरेशन, मृत्युंजय का ऑफिस। 25 से 30 मले की बिल्डिंग था शेरगिल कॉरपोरेशन का, और इस कॉरपोरेशन का सीईओ मृत्युंजय था। इस मलिक के बिल्डिंग पर जो सबसे लास्ट या 30वां माला था उसे पर 3 ही केबिन था, पहला को का, दूसरा उसके असिस्टेंट शिव का, तीसरा उसके दोस्त का आरव का। मृत्युंजय का केबिन। मृत्युंजय के सामने उसका असिस्टेंट शिव मृत्युंजय का आज कॉलेज में होने वाली मीटिंग के बारे में बात रहा था। कॉलेज में मीटिंग के बारे में सुनता है जहां एक चमक थी। मैं शिव की अगली बात सुनकर उसके चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन थे, क्योंकि शिव ने बताया था कि आज मीटिंग में सारे डायरेक्टर होल्डर आने वाले हैं जिसमें कॉरपोरेशन के सभी मेंबर को शामिल होना होगा। वह मिस्टीरियस गर्ल भी कॉलेज के 50% किन शेयर होल्डर है, और हमारे राइवल और कॉरपोरेशन के सीईओ उनके शेयर्स में से कुछ खरीदने की कोशिश करें। चैप्टर 10, आर्या से इम्प्रेस हुआ कृतधन। पिछले चैप्टर में अपने पढ़ा कि कैसे अर्जित अपनी बहन आरो को मानता है उसके बर्थडे केक गिफ्ट पर एक महंगी कर देता है, जिसे आर्या अभी सुबह ले जाने को माना करते हुए कॉलेज में लंच में भिजवाने को कहती है, जिसे ये पता चलता है उसके दिमाग में अभी कोई प्लान चल रहा है। भाई एयरपोर्ट पर कृतधन उतरकर अपने पर्सनल बॉडीगार्ड चौराहा से आगे इंफॉर्मेशन निकालना को दी थी, वह मांगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि अरे इसी के कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है बिजनेस मैनेजमेंट में। ये देखकर खुश होता है और आज के प्लान के बारे में सौरभ और पंकज से पूछता है, और जब उसे पता चलता है आज उसकी कॉलेज में कोई मीटिंग है तो वह लंच के बाद करवा देता है। वहीं पर उसका लंच में जाने का 2 मकसद था, एक आर्य से मिलना, दूसरा मृत्युंजय अपने राइवल आंखों में अपने लिए जलन और नफरत देखना। महामृत्युंजय को भी अपने असिस्टेंट से पता चल जाता है कि कैसे बड़ी कंपनी का सीईओ कॉलेज के शेयर्स खरीदने के लिए उसमें मिस्टीरियस गर्ल्स को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो अपने असिस्टेंट को बोलकर उसे पहले अपने अंदर ही कांटेक्ट लेने को कहता है ताकि वह ओबरॉय कोर्ट से कॉन्ट्रैक्शन के खुद उसके सामने ऊंचा पर पहुंचे। इसके मगर देखते हैं अब कहानी में कौन किस ऊंचाई पर पहुंचेगी, कौन नीचे आएगा। अब आगे। किसी ने मुझे पूछा था कि हीरो कौन है, तो आपको ये डिसाइड करना हीरो आपको कौन चाहिए, तो इसके लिए आपको कमेंट में कम से कम आज मुझे 50 लाइक देने होंगे। तो उसके लिए अगर आपको कृतधन चाहिए तो आपको ब्लैक हट्स देने होंगे, अगर मृत्युंजय चाहिए तो ब्लू हॉट, तभी मैं आगे की स्टोरी में रोमांस डाल पाऊंगी। अब चलते हैं कहानी पर। दूसरी तरफ केब में इस वक्त आर्या ने केब ली थी कॉलेज जाने के लिए। उसके साथ उसकी असिस्टेंट थी जो उसको आज की कॉलेज में होने वाली मीटिंग के बारे में बता रही थी। मोना आर्या की असिस्टेंट, जो कि एक बड़ी बहन की तरह थी, जो आर्या के हर वक्त ख्याल रखती थी, हर मुसीबत में उसको बाहर से निकलना सबसे पहले आगे आता थी। आर्य कॉलेज की मीटिंग की फाइल को पढ़ाते हुए मोना की तरफ देखती है। मोना उसको अपनी तरफ देखते हुए कहते हैं, हमें आज मीटिंग किसी भी हालत में अटेंड करनी होगी और इस मीटिंग में तो नहीं जाना होगा, तुम जानती हो ना, अगर इस बार तुम नहीं गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। आर्या एक गहरी सांस लेते हुए मोना की तरफ देखते हुए कहती है, इसके अलावा कोई रास्ता है तो बताओ, और रही बात इस मीटिंग में जाने की, इस बात तो इस मीटिंग में मैं ही जाऊंगी, क्योंकि जो मेरा है वह मैं किसी को हासिल करने नहीं दूंगी। मोना आर्य के बदले व्यवहार को देखकर कहते हैं, तुम्हें आज कुछ बदला हुआ है, क्या हुआ है? कोई बात हुई है कि जहां तक मुझे पता है कुछ सालों से इस मीटिंग में त्रिशा जाती थी तुम्हारी जगह शेयर होल्डर बनकर, मगर अचानक से तुम का रहे तुम शेयर होल्डर बनकर जाओगे, वह भी सबके सामने। क्या तुम अपना फेस रिवील करोगी सबके सामने? त्रिशा को बताएं इस बारे में कि आज तुम जाओगे, कहीं पता चले वह तुम्हारी जगह पहुंच जाए वहां पर। आर्य मोना की बातों को सुने डेविल स्माइल करते हुए उसे देखते हुए बोलते, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वह मीटिंग में जाए, और उसे मीटिंग में जाने के बाद जो मैं उसे दूंगी ना, उसके लिए वह कभी भी खुश नहीं हो गया, ना कभी मैं होने दूंगी, क्योंकि उसे भी तो एक सबक मिलना चाहिए। आर्या ठाकुर से उसके चीजों को छीन के सबके सामने अपना बताने का अंजाम क्या होता है।
मोना हंसते हुए बोली, चलो ठीक है, अब तुम्हारे अंदर इतनी तो काबिलियत आगे है, तुम अपना अच्छा और बुरा समझा सको, तुम्हारे लिए कौन बेहतर है और कौन सही ये तुम हम जानने लगे, और मुझे समझ के अच्छा लगा, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी अभी इतनी जितनी पहले रहती थी। आर्य मोना की तरफ देखते हो कहते, मुझे भी यही चाहिए कि आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, अपने और भाई के रिश्ते पर ध्यान दीजिए, कहीं यह ना हो कि आपकी दूरी और सजा, कहीं ये ना हो कि आपकी अधूरी और सजा आपके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दे। आर्य की बातों को सुनने के बाद मोना आर्य की बातों को काटते हुए कहते, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था, हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं था जिसे मैं बचाऊं हूं। आर्या इस बार थोड़े कठोर लहजे में मोना से कहते, आप कुछ भी छुपा ले, आर्य जायसवाल से कुछ छुपा नहीं सकता, और आप जिस रास्ते को जानकारी रही हो ना, मैं जानती हूँ आप क्यों कर रहे हो, जिस लड़की के लिए आप ये कर रही है ना, वही आपको एक दिन किसी लायक नहीं छोड़ेगी, आप चाहे कुछ भी कर लो, भाई आपसे बहुत प्यार करते और आपकी जगह किसी को नहीं देंगे, चाहे आप उनसे कोई भी सजा दे लो, याद रखना किसी दूसरे के लिए अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ना उन्हें छोड़ना चाहिए जो आपसे प्यार करें। अगर आप अभी भी कुछ समझना नहीं चाहती हो तो मेरा एग्जाम्पल देख सकती हो कि कैसे मैं अपने उसे प्यार के लिए, अपने पापा के लिए उन्हें चोट पहुंचाई है जो मुझे प्यार करते, मेरे भाई और मेरी माँ को, आपको मैंने अपनी बड़ी बहन माना है, इसलिए समझा रहे हो, अभी भी वक्त आप समझ जाए मोना दी, क्योंकि लास्ट में तकलीफ और दर्द के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जिस लड़की के लिए अब तक और भरोसा कर रहे हो ना उसे पर और आपके भरोसे के लायक नहीं है, आप यह अच्छी जान, जैसे आपने त्रिशा से मुझे बचाए वैसे मैं आपकी सौतेली बहन से आपको अगर एक बार अपने प्यार को चांस देकर देखिए, शायद सुकून और खुशी मिल जाए जो आपके परिवार से अभी तक ना मिल पाया हो, किसी के भीख में दी गई कोई भी चीज ज्यादा देर तक आपके पास नहीं रहती, चाहे खुशी हो, प्यार हो, समझौता हो, रिश्ता हो, यह नफरत। आर्य की बातों को सुनते हुए मोना की आंखों से आंसू निकलने लगते हो, आर्य को जड़ से अपने गले लगा कर कहती है, चाहे उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूं मगर बातें तुम बड़ी जैसे बातें करती हो, आज मुझे समझ में आ चुका है कि मेरा प्यार मिले कितना जरूरी है, मैं अपने प्यार को अपने आप से दूर नहीं जाऊंगी, ना तुम्हारे भाई को दूर जाने दूंगी, खुद से यह मेरा वादा है, मैं ही तुम्हारी भाभी बनूंगी। यह सुनती आर्य के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और आर्य हंसते हुए कहती है, हुई ना मेरी भाभी वाली बात पर कहीं देर मत करना, पता चले भाई उसे चुड़ैल के पीछे पड़ जाए। आरा की बातों क्वेश्चन मोना रहती है, अब ऐसा कुछ नहीं काम है, किसी चुड़ैल को अपने होने वाले हब्बी के पास घूमने नहीं दूंगी, उसके लिए तो आपको यहाँ से एयरपोर्ट जाना पड़ेगा और एयरपोर्ट से सीधा भाई के पास, तो आपको भी पैकिंग करनी होगी। हाँ अभी मुझे आप थोड़ा दूर है क्योंकि मैं आपका अभी नहीं हूँ जो मुझे गले लगा कर बैठी हो है, मेरी शर्ट गली हो गई, अरे रोनी सूरत सी बनाते मोना की तरफ देखते हो, कैसे लगता मैं आपको गलत टाइम पर यह कहानी सुना दी, वरना अभी तो मेरी शर्ट गलियाई हो गया, मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी। वही मोना उसके गालों को खिंचाते हुए बोली, वह मेरा बेबी कितना क्यूट है। अरे चढ़ते हुए मोना के हाथों को अपने गले से हटते हुए करी, आप ये सोना बेबी अपने हबीब के साथ करना, मैं आपका अभी न्यूज़ और सोना बेबी कर रही हो, ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके जेंडर पर मुझे डाउट होने लगा और कहीं पता चले भाई को भी हो जाए और कहीं सही में चुड़ैल से शादी ना कर ले, क्योंकि उन्हें भी तो रोमांस करने के लिए लड़की चाहिए, ना कि ऐसी लड़की जो पति के होने की जगह नंदद से पलट कर रही है, ऐसे तो मेरे भाई कहीं कुंवर ना रह जाए, शादी होते हुए भी जाएंगे, पता चले संत बन जाए, ऐसी बीवी के चक्कर में ये कहकर ए रहा है। खिलखिला के हंसने लगते, उसकी पूरी हंसी कब में गज रही थी, मैं मना उसे हंसते हुए देखे कहते, रुक बदमाश, बहुत बदमाश हो गई हो आजकल। मोना आर्य के माथे पर एक किस करते हुए कहती है, तुम ऐसी खुश रहो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। आर्या मोना की बातों को सुन मन में कहते, अब हमें किसी की नजर नहीं लगी कि भाभी जिनकी लगती थी उनका इंतजाम मैं कर दूंगी, हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर कर दूंगी, पहले की तरह सब ठीक कर दूंगी, मेरी खुशी मेरी अपनों में है, इस बार वह खुशी बने की वजह मैं किसी को नहीं दूंगी, भाभी किसी को एक बार यह वजह दी थी और आज मैं कहाँ हूँ यह मैंने देखा था 2 साल पहले। योजक चिन्ह। मोना आर्य को इतना इमोशनल होता देखकर आती है, ठीक है, क्या अब इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, खुद भी रो रो के बंदरिया बन गई है, कॉलेज में ऐसे जाओगे तो सब पहले ही दिन बंदरिया ऐसा समझाकर बाहर निकाल देंगे। मोना की बातों को सुन आर्या हंसते हुए बोलते, आर्या जायसवाल को निकालने की हिम्मत किसी में नहीं, आप भी ने अभी तक सिर्फ उसे कार्य को जाना है जो आप लोगों के साथ स्वीट और केयरिंग है, उसको नहीं जो जिनकी नानी याद दिला दे। ट्रेलर तो बर्थडे पार्टी का आपने देखा ही होगा है ना। मोना हंसते हुए कहते हैं, हाथ ट्रेलर तो देखा है मगर पिक्चर देखने में और मजा आएगा अपनी होने वाली इकलौती ननंद के साथ। अरे हंसते हुए कहते, चिंता मत कीजिए, अगर मिस भी कर दिया तो मैं आपको पूरी फिल्म की वीडियो बनाकर भेजी दूंगी, आखिर इतना तो कर ही सकता अपने होने वाली भाभी के लिए।
तभी मानू को अपने लैपटॉप पर से किसी ईमेल के नोटिफिकेशन की आवाज आती है, जिसे मुन्ना जल्दी से लैपटॉप खोलकर कहती है, मैं देखूं जरा कौन सा इंपॉर्टेंट ईमेल आया है। ईमेल खोलना पर शेरगिल कॉरपोरेशन से ईमेल आया होता है एमजी के लिए, जो कि आर्या का एक ब्रांड नेम था। आर्या ये ब्रांड अपने पापा और मॉम के सरनेम से बनाया था। ईमेल को पढ़ने के बाद मोना के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाते हैं। इस वक्त मोना थोड़ी मजाक के नहीं पहले से सख्त और सीरियस लग रही थी, जो काम के वक्त जो हमेशा रहती थी। आर्या मोना के साथ एक्सप्रेशन देखकर बोलते, क्या हुआ, क्या ये ईमेल में? मोना आर्या की तरफ देखते हुए बोलते, शेरगिल कॉरपोरेशन के यहाँ से ईमेल आया कि उसे आपके कॉलेज के शेयर्स अपने नाम पर चाहिए, उसके लिए वह कुछ भी देने को तैयार है। अरे अपने सर को सेट पर लगाते हुए कैप की मोना से बोलते हैं, इंटरेस्टिंग, अच्छी है, उन्हें जितने मेल करने दो, एक भी ईमेल की जवाब देने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा कर तो ब्लॉक कर दो ईमेल, समझ में आया? ऐसे फालतू काम के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे भी आज उनके सीईओ से मिलना है, मगर इस बार उस आर्य से नहीं मिलेंगे, वह जिससे वह बचपन से जानते। इस बार वह एमजी से मिलेंगे, जो कि अलग ही है इस दुनिया के लिए, एक मैच्योर फेमस बिजनेस वुमेन एमजी, जिसने छोटी सी उम्र में अपने अंपायर को खड़ा किया। ना कि उसे रस, जो हर किसी के सामने बेइज्जत तो होने के लिए तैयार थी। अब उसे सारे से मिलेंगे, जो हर किसी को बेइज्जत करेगी, सबको उनकी औकात दिखाएगी। आर्य सबको उनकी हैसियत की सजा मिलेगी, गलती की और गुनाह की भी। ओबरॉय कॉरपोरेशन। इधर मोना और आर्य अपनी मस्ती में ढूंढते वही कोई था जो आर्य के लिए हद को पार करने के लिए तैयार था। वह कोई और कृद्धन ओबरॉय था, जो अपने ऑफिस में बैठकर इस वक्त अपने केबिन में बैठे हो अपने हाथ में पड़े एक हॉट शेप के लॉकेट को देख रहा था, जिसमें एक लड़की के आधी तस्वीर थी। कृद्धन अपने केबिन में बैठे उसे तस्वीर को देखते हुए कहता है कि तुम मेरा प्यार नहीं, जुनून जो कभी बादल नहीं सकता। प्यार एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों को तबाह नहीं, खुद को तबाह करते, और जुनून में लोग दूसरों को तबाह करने की ताकत रखते हैं। डोर पर कोई नो है, जिससे कृद्धन अपने असली अवतार में आता है, बॉसी ही अवतार में, और अपने पास रखे लॉकेट को वापस पॉकेट में रखते हुए अपने रूट टोन में कमिंग कहता है। कमिंग कहने पर पंकज अंदर आता है, कृद्धन का असिस्टेंट। पंकज अंदर आने के बाद अपने सर को नीचे झुका के कृद्धन के सामने खड़ा हो जाता है। कृद्धन उसको देखकर बोलना है, व्हाट अप, क्या हुआ है, बोलोगे भी अभी ऐसी खड़े रहोगे? पंकज कृद्धन की आवाज को सुन बोलना शुरू करता है, बॉस वो शेरगिल कॉरपोरेशन के सीईओ ने एमजी से शेयर खरीदने के लिए ईमेल भेजो है, मगर एमजी ने माना कर दिया, उनके ईमेल का कोई रिस्पांस देने के बदले उन्हें ब्लॉक कर दिया है। कृद्धन पंकज की बातों को सुन कहते, इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस गर्ल्स तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, में मिलना पड़ेगा आज तो इसे, किसी भी हालत में उसने मेरे दुश्मन को मत दिया, आखिर इतनी बड़ी भेजती जो की है। पंकज कृद्धन पूछता है कि सर आगे हमें क्या करना है, क्या हमें उनसे कांटेक्ट करने की जरूरत है? कृद्धन पंकज की बातों को सुन के आता है, नहीं, कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है आगे, वैसे भी हमें शाम को लंच पर तो मिलना है कॉलेज में, तभी उनके लिए गिफ्ट तैयार करो उन्हें देने को, आखिर उन्हें थैंक्स टू बोलना बनता है अपने दुश्मन की बेइज्जती जो की है उन्होंने। याद रहे, गिफ्ट में एक नेकलेस होना चाहिए और फूलों का गुलदस्ता। क्या होगा जब कृद्धन को पता चलेगा एमजी है उसकी जान है, और जिसने उसके दुश्मन की बेइज्जती की है, तो कैसा रिएक्शन होगा उसका? क्या होगा जब मृत्युंजय को पता चलेगा जो आर्या रहे उसके पीछे पागलों की तरह पड़ी रहती, तो उसने उसके इतने बड़े बेइज्जती की है? क्या पता चलेगा मृत्युंजय को जब प्रधान के मन में आर्या रखे फीलिंग के बारे में?